Hello, good evening all of you. Once again welcome back in this our special series UPSC Medicine. So just like I told you in the last lecture also, that since the UPSC has declared that it will be going to be conducted at October 4, 2020, so we have ample time to prepare ourselves for the prelims. But of course our preparation should be like that, and both the prelims and mains should be prepared in integrated manner. तो उसी की हम जो बात कर रहे हैं और उसमें मैं आपके लिए हिस्ट्री के बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पोर्तुगीज की। तो मैंने ये बताया था आपको कि पोर्तुगीज जब आए थे 15वीं सेंचुरी में, सो ऑब्वियसली लेट मेडावल इंडिया चलता, एंड पोर्तुगीज के बाद जो भी यूरोपियन पावर आ गए एंड अल्टीमेटली जब ब्रिटिश की पावर एस्टेब्लिश हुई थी, सो दैट इज कॉल्ड एज अर्ली मॉडर्न इंडिया। सो दैट्स व्हाई एज आई हैव मेंशन्ड ऑलवेज that late ancient and early medieval period we have to focus on, because nowadays UPSC is asking the questions consistently on these topics. So now coming back to the topic, that is Portuguese. Last lecture में हमने देखा था that पहली बार अगर इंडिया में आने की कोशिश किसी यूरोपियन ने की थी तो उनका नाम था बार्थोलोमेव डियास। बट हमने ये भी देखा था कि बार्थोलोमेव डियास इंडिया में नहीं आ पाए थे। He had tried to come to India but he could not discover India. ठीक है, बार्थोलोमेव डियास के बाद जो पोर्तुगीज और जो यूरोपियन इंडिया में आ गए, दैट मीन्स द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया, उनका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा हमें ये याद रखना है कि आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 4th सेंचुरी बीसी, इंडिया के अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं तो 4th सेंचुरी बीसी में जब अलेक्जेंडर ग्रीस और मैसेडोनिया से आए थे, उनके बाद अगर कोई यूरोपियन आया है वो है वास्को डी गामा। अलेक्जेंडर के बाद भी बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आए, अलेक्जेंडर के बाद भी इंडिया पे अटैक हुए थे, बट सारे फॉरेनर्स जो इंडिया में आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। चाहे आप बात करो इंडो ग्रीक्स की, तो नाम उनके नाम में ग्रीक है बट वो ग्रीस से नहीं आए थे। जो इंडो ग्रीक्स अलेक्जेंडर के बाद आए थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से। उस टाइम वो जो सेंट्रल एशिया का रीजन था उसको बैक्ट्रिया बोलते थे। उनके बाद आए थे शकाज, उनके बाद आए थे पार्थियन और पर्शियंस, और सबसे लास्ट में आए थे कुशान। तो ये सारे सेंट्रल एशिया से आए थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हुन नाम के ट्राइब सेंट्रल एशिया से आई थी, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर जो एंशिएंट इंडिया का सबसे लास्ट एम्पायर था उसको खत्म किया था। और फिर जब हम बोलते हैं कि मेडिएवल इंडिया स्टार्ट होता है, तो मेडिएवल इंडिया तब स्टार्ट होता है जब अरब ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। तो अरब आए थे वेस्ट एशिया से, और अरब के बाद इंडिया में आ गए टर्क्स, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाया। टर्क्स के बाद मतलब दिल्ली सल्तनत के बाद आ गए मुगल्स, और मुगल भी टर्की थे। ठीक, तो मुगल के बाद जब अब यूरोपियंस आना शुरू हो गया, सो वास्को डी गामा बिकम द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर इन इंडिया आफ्टर अलेक्जेंडर। तो ऐसा करके भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो हमने ये भी देखा था कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 20 मई 1498 को आए थे। ठीक है, एंड 29 मई 1498 को Vasco da Gama basically had a meeting with Zamorin of Calicut, who was a local ruler of Kerala, और जिन्होंने वास्को डी गामा को वेलकम किया था। तो अगेन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वास्को डी गामा जब वापस चले गए थे तो उनके बाद आए थे नेक्स्ट जो यूरोपियन, उनका नाम था पेड्रो अल्वारियो कैब्रल। और हमने देखा था कि पेड्रो अल्वारियो कैब्रल ही वाज द फर्स्ट टेम्पररी और इंटरिम गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। पेड्रो अल्वारियो कैब्रल जो थे वो पोर्तुगीज के पहले गवर्नर इंडिया में थे, बट वो टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे। और पेड्रो अल्वारियो कैब्रल यही पर्सन है जिन्होंने ब्राजील की भी डिस्कवरी की थी। उनके बाद पेड्रो अल्वारियो कैब्रल जाने के बाद फिर एक बार वास्को डी गामा आए थे 1502 में, फिर से एक बार वास्को डी गामा आए थे। और 1502-1503 वास्को डी गामा जब इंडिया में थे, तब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वास्को डी गामा के अंडर पोर्तुगीज ने कोचिन या क्विलोन को कैपिटल बनाया था। ठीक है, वास्को डी गामा कोई गवर्नर बन के आए थे ऐसा नहीं है, बट व्हेन ही हैड कम, उनके अंडर कोचिन या क्विलोन पोर्तुगीज के पहले कैपिटल बनी थी। बट अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, दैट इट वाज द नेक्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनके अंडर कोचिन या क्विलोन हमेशा के लिए कैपिटल बन गया। तो कोचिन या क्विलोन मिलिट्री कैपिटल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, it became the military and administrative capital
स्पेशली अंडर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वो बना था वास्को डी गामा के अंडर, बट एक्चुअली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के अंडर बने थे। सो ये पॉइंट हमें वेरी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत ट्रिकी आपको क्वेश्चंस पूछेगी, सो डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। हमें यह भी याद रखना है कि जैसे मैंने बताया कि पेड्रो अलवारियो कैब्रल वो इंटरिम और टेम्पररी गवर्नर थे, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एंड में मैंने बताया था, ही वाज द फर्स्ट एवर परमानेंट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि पोर्तुगाल के मोनार्क पे वो पोस्ट क्रिएट किया गया था, एंड फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बिकेम द फर्स्ट एवर परमानेंट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। हालांकि वो एज अ परमानेंट गवर्नर इंडिया में आए थे 1503 में, बट इट वाज इन 1505 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को इंडिया का वायसरॉय बना दिया गया था। मैं और एक बार रिपीट करूंगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वो इंडिया में पहले परमानेंट गवर्नर बने थे पोर्तुगल के या पोर्तुगीज के। वो 1503 में आए थे, लेकिन उनको 1505 में वायसरॉय ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। एंड फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी चल किया था। तो लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने बताया था कि ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी क्या होती है। तो ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी मतलब क्या होता है कि पोर्तुगीज ने अपने सुपीरियर नेवल पावर को यूज करके सारे अरेबियन सी को कंट्रोल कर लिया, और सारे अरेबियन सी को नहीं, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और इवन बे ऑफ बंगाल अप टू मलेशिया एंड इंडोनेशिया कोस्ट, okay? And because of that basically the Portuguese became for a century or so a supreme naval power in the whole of Indian Ocean region. So because of that this blue water naval policy of the Francisco de Almeida is very very important. और मैंने उसको लिंक किया था इंटरनेशनल रिलेशन से, द करंट एस्पेक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आल्सो। इंडिया इज टुडे फोर्थ लार्जेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन नेवी इज नोन एज अ ब्लू वाटर फोर्स, एंड चाइना आपको पता है कि स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की एक चाइना की थ्योरी है, जिसमें चाइना इंडिया को सारे जगह से एंसर करना चाहती है एज फार एज द इंडियन ओशन इज कंसर्न। इंडियन ओशन के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो लैंड के हो या सी के हो, सारे कंट्रीज को यूज करके चाइना इंडिया को एंसर करना चाहती है। स्पेशली जो आइलैंड्स है, स्पेशली जो कंट्रीज कोस्टल है, वहां पे चाइना अपने पोर्ट्स बनाती है, बंदर बनाती है और फिर इंडिया को एंसर कर देती है। तो उसकी वजह से ये ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, इसलिए ये भी ध्यान में रखना कि हिस्ट्री इज नॉट अ स्टैटिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज वेरी डायनामिक। देन इसी ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी के और एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जिसके बारे में यूपीएससी ने पूछा भी था, शायद 2016 या 17 में पूछा था क्वेश्चन, कार्टर्स सिस्टम है, CARTAZ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कार्टर्स सिस्टम। तो कार्टर्स सिस्टम क्या होता है? अभी जैसा हम बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है, ये इंडिया में एक फेमस कहावत है, ये मुहावरा है। तो वही था आपका कार्टर सिस्टम। ये कार्टर सिस्टम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के टाइम से ही शुरू हुआ था। कार्टर्स मतलब क्या था? एक पास था। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में जब आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। उस स्टेट में अगर इंडियन सिटीजन को भी जाना है, फॉरेनर की बात छोड़ी दो, तो उनको एक पास लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। सिमिलरली पोर्तुगीज ने क्या कर दिया, इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स वाज फ्लरिशिंग एंड पोर्तुगीज हैड कम एज अ इनोक्यूअस ट्रेडर्स, बट उन्होंने अपने पावर को यूज करके, नेवल पावर को यूज करके, और उन्होंने अपने डिफेंस के एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी एंड वेपन्स को यूज करके इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को धमकाना शुरू कर दिया। इंडिया हमारा था, सारा ओशन वाटर हमारा था, हम इंडिपेंडेंट है, फिर भी पोर्तुगीज ने क्या किया कि गन का यूज करके और अपने नेवल पावर का यूज करके इंडियन मर्चेंट्स को फोर्स किया कि वो पोर्तुगीज जो पास इशू करेंगे उस पास को खरीदना पड़ेगा, और उस पास को बोलते हैं कार्टर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, स्पेशली आउटसाइड इंडिया, इफ दे वांट टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स, उनको पोर्तुगीज ने इशू किया हुआ पास खरीदना पड़ेगा, जिस पास को बोलते हैं कार्टर्स। तो ये सिस्टम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी में लाई थी। देन उसके बाद क्या होता है, उन्होंने ये भी कंपल्शन इंडियन ट्रेडर्स को किया था कि इंडियन ट्रेडर्स जो शिप लेके जाएंगे, इंडियन ट्रेडर्स अपने अपनी शिप लेके जाते थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, तो इंडिया के शिप्स जहां जहां जाएंगे
चाहे वो इंडिया के पोर्ट्स हो या इंडिया के अलावा बाहर के कंट्रीज के भी पोर्ट्स हो, जहां जहां इंडिया के शिप्स जाएंगे उस पोर्ट पे इंडियन के शिप्स को एंड इंडियन मर्चेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और चांसेस ज्यादा थे कि अगर ध्यान नहीं रखा गया तो इंडियन ट्रेडर्स माइट गो अवे विद देयर शिप्स, अपने शिप्स को लेकर वो भाग सकते थे, है? और पोर्तुगीज को ये पक्का पता था कि इंडियन मर्चेंट एंड ट्रेडर्स वो टैक्स दिए बिना और पासेस लिए बिना अपने शिप्स को लेकर चले जाएंगे। तो इसके लिए पोर्तुगीज क्या करते थे, पोर्तुगीज एक इंडियन शिप के पीछे उनके 10 बोट लाते थे, है? एक बड़े इंडियन शिप के पीछे 10, 20 या 25 ऐसे छोटे बोट्स को लाते थे जिसमें पोर्तुगीज कमांडर बैठे रहते थे, ठीक है। और वो पोर्तुगीज कमांडर अपने गन्स का इस्तेमाल करते, क्योंकि उस टाइम यूरोप में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, गन्स का डेवलपमेंट हुआ था और इंडिया के पास गन नहीं थी, है? तो उसको बोलते हैं गन बोट डिप्लोमेसी, या मैंने वर्ड यूज किया है गन बोट डिप्लोमेसी, है? या गन पाउडर डिप्लोमेसी। तो पोर्तुगीज के जो शिप्स है 25-30 शिप्स, वो एक इंडियन शिप का पीछा करेंगे और सारे पोर्तुगीज शिप के पास गन्स होंगे। अगर कोई इंडियन शिप टैक्स दिए बिना निकल जाता है या अगर कोई इंडियन शिप पास लिए बिना ट्रेड एंड कॉमर्स करता है तो उस इंडियन शिप को कॉन्फिस्केट करेंगे, उस इंडियन शिप को पकड़ लेंगे, ठीक है। सारे इंडियन मर्चेंट्स को अरेस्ट करेंगे, ये उसमें था। और बाय चांस इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स अपने सिक्योरिटी को लेके आए और अटैक शुरू किया तो सीधा गन से शूट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं गन बोट डिप्लोमेसी या गन पाउडर डिप्लोमेसी। तो ये सारा आता है ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी। तो यूपीएससी प्रॉपरली डीप में जाके आपको पूछेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी में क्या क्या आता है? ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी में आपका आता है कि पूरे अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल पे कंट्रोल भी आता है। और उसमें ये दो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, कार्टस मतलब पास सिस्टम और आईएलपी सिस्टम, और दूसरा है काफिला सिस्टम। तो काफिला का मतलब क्या है कि एक इंडियन शिप जाएगा उसके पीछे बहुत सारे पोर्तुगीज के बोट्स जाएंगे और ऐसे बहुत सारे इंडियन शिप्स को लेकर पोर्तुगीज जाते थे ट्रेड एंड कॉमर्स ये अलग अलग पोर्ट्स पे, तो उसको बोलते हैं काफिला सिस्टम। तो ये सारी चीजें हमें ठीक से पता होनी चाहिए। देख, तो ये सारा हो गया फ्रांसिस्को डी अल्वारे के अंडर, जो इंडिया में पहले परमानेंट गवर्नर दिखे और बाद में वो वाइसरॉय भी बने थे। अभी उनसे भी ज्यादा आगे हमें आना है, फ्रांसिस्को डी अल्वारे के बाद उनसे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट गवर्नर या वाइसरॉय इंडिया में आए थे उनका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है लेकिन बार बार रिवाइज करने से पता चल जाएगा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। और नाम याद रख सकते हैं क्योंकि जो मैंगोज हम खाते हैं वर्ल्ड फेमस अल्फोंसो मैंगोज, उनके नाम से ही उनका नाम है। अल्फोंसो मैंगो को जो नाम मिलता है वो उनकी वजह से मिलता है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नाम से। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का पहला बात हमें याद रखना है कि वो पोर्तुगीज के तीसरे गवर्नर हैं। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इज द थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बट ही इज द सेकंड परमानेंट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ओवरऑल ही इज द थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, बट ओवरऑल ही इज थर्ड पोर्तुगीज ही इज द सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इज अ परमानेंट गवर्नर, है। तो ये डिफरेंशिएशन बना होना चाहिए। और अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इज नोन एज द ग्रेटेस्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है वो इंडिया में पोर्तुगीज के सबसे बढ़िया गवर्नर माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट गवर्नर माने जाते हैं। क्यों? तो उसके लिए हमें देखना है उनके अंडर अलग अलग चीजें क्या हुई थी। तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने इंडिया से सती को एबॉलिश किया था, ठीक है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने इंडिया में पहली बार सती को एबॉलिश किया था 1510 में। मगर पॉइंट यह है कि पूरे इंडिया में नहीं किया था, सिर्फ गोवा में किया था, है। तो यहाँ पे भी यूपीएससी कंफ्यूज करेगी। 1510 अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ही एबॉलिश सती फ्रॉम गोवा, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो ऑटोमेटिकली हमें क्वेश्चन ये भी खुद को पूछना है क्योंकि हिस्ट्री खुद को क्वेश्चन खुद के ही सीखी जाती है। तो पहली बार इंडिया में सती कब हुआ था, पहला एविडेंस कब मिला था? तो एग्जैक्टली 1000 ईयर्स बिफोर 1510 में सती को एबॉलिश किया था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। और एडी 510 एडी 510 द फर्स्ट एवर एविडेंस ऑफ सती हैज बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। तब एंशिएंट इंडिया चल रहा था और तब गुप्ता पीरियड चल रहा था, गुप्ता एम्पायर था।
और गुप्ता एम्पायर के एक एम्परर थे भानुगुप्ता। गुप्ता एम्पायर के एक एम्परर थे भानुगुप्ता, उनके अंडर पहला रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ सती इंडिया में मिलता है AD 510। और वो कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ईरान नाम की एक जगह है, उस ईरान नाम की जगह से हमें वो मिलेगा एविडेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान, ERAN, ईरान इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। वहां पे AD 510 अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ सती हैज बीन फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? उसके अंडर लोअर क्लास पोर्तुगीज मेल, ठीक है, लोअर क्लास पोर्तुगीज मेन और इंडियन वुमन की शादी होना शुरू हो गया। पोर्तुगीज के अंडर कास्ट सिस्टम नहीं थी, वो यूरोपियन से, लेकिन क्लास सिस्टम थी। तो लोअर क्लास पोर्तुगीज मेन एंड इंडियन वुमन, इनकी फोर्सफुली शादी करना ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने शुरू किया था। ये भी पॉइंट सोसाइटी पर्सपेक्टिव से आपको यूपीएससी पूछेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज अंडर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने पोर्तुगाल का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स चेंज किया। हमने क्या लिखा था? कोचिन या क्विलोन पोर्तुगीज का कैपिटल था जो 1503 में बना था। ठीक है, बट कोचिन क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी था और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी था। बट अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में कोचिन से गोवा में मिलिट्री हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया। यह बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ही शिफ्टेड द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। तो अभी फिर से खुद का हमें क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों किया गया था? तो अगर हम इंडिया के वेस्ट कोस्ट का मैप देखते हैं तो केरला से लेकर अगर गुजरात, ये वेस्ट कोस्ट अरेबियन सी का देखते हैं तो गोवा बराबर सेंटर में है। कोचिन केरला में है, कोचिन से आप गोवा तक कॉन्कर कर सकते हो। और अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के अंडर कोचिन से गोवा पूरा सी कोस्ट पोर्तुगीज ने कॉन्कर कर लिया था। मगर गोवा से गुजरात कॉन्कर करने का जो उनका एम्बिशन था वो कोचिन से पॉसिबल नहीं था। यही रीजन था कि उन्होंने कोचिन से गोवा में मिलिट्री हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल पॉइंट। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम जो मैंगोज खाते हैं अल्फोंसो मैंगो, वो उनका नाम अल्फोंसो क्यों है? क्योंकि दिस अल्फोंसो डी अल्बुकर्क उनके करियर के अंडर साउथ महाराष्ट्र और गोवा यहाँ पे मैंगो ग्राफ्टिंग टेक्निक शुरू हुआ है। हमें पता है, जैसे हमारे जो रिलीजियस हेड है या प्रीस्ट है, हम उन्हें पंडित बोलते हैं हिंदुइज्म में, वैसे ही क्रिश्चियनिटी के जो रिलीजियस हेड या प्रीस्ट है उनको फादर बोलते हैं। तो हमारे पंडित तो रिचुअल्स एंड रिलीजियस एस्पेक्ट में बिजी रहते हैं, लेकिन उनके फादर जो थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी करते थे। तो जो चर्चेस गोवा में थे वहाँ के जो फादर थे, वहाँ जो प्रिस्टली क्लास था, उन्होंने मैंगो ग्राफ्टिंग टेक्निक चालू किया था और उस मैंगो ग्राफ्टिंग टेक्निक की वजह से वर्ल्ड फेमस अल्फोंसो मैंगो वाज बॉर्न है। और ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के अंडर हुआ था, इसलिए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का नाम उस मैंगो को दिया जाता है और हम उसे अल्फोंसो मैंगो बोलते हैं। अभी करंट अफेयर से भी उसको लिंक करना है। क्यों? अप्रैल 2018 में इसी अल्फोंसो मैंगो को GI टैग मिला है। ठीक, अप्रैल 2018 में इसी अल्फोंसो मैंगो को GI टैग मिला है। तो इसकी वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो करंट अफेयर्स को लिंक करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न। प्लस यही अल्फोंसो मैंगो का और एक पॉइंट है कि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने इसी अल्फोंसो मैंगो को बैन कर दिया और इंडिया ने WTO में भी केस भी डाला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ केस डाला था एज फार एज द एक्सपोर्ट ऑफ अल्फोंसो मैंगो इज कंसर्न। क्यों? तो यूरोपियन यूनियन ने उसको बैन क्यों किया था? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे केमिकल्स पाए गए थे। आपको पता है कि आजकल कमर्शियल ज़माना हो गया, बिजनेस का ज़माना हो गया, तो नेचुरली मैंगो को पकने दिया नहीं गया था, उसको केमिकल इंजेक्ट करके पकाया गया था। लेकिन वो केमिकल इतना हाई हो गया था कि वहाँ पे यूरोप में चिल्ड्रन को रिस्क मानी गई थी, तो उसकी वजह से अपने मैंगो को बैन किया गया था। तो ये न्यूज़ में था, तो ये सारा न्यूज़ में था। उस वही रीज़न है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो GI टैग मिला है वो GI टैग और बैन ऑन यूरोपियन यूनियन एज फार एज द अल्फोंसो मैंगो इज कंसर्न, दीज आर वेरी क्रूशियल। और उसको लिंक करके अगर यूपीएससी आपको क्वेश्चंस पूछेगी एज फार एज द पोर्तुगीज इज कंसर्न।
है। तो ये सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर उसी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क उनके अंदर कैशू भी इंट्रोड्यूस हुआ। काजू जो हमारा ड्राई फ्रूट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, काजू बादाम हम खाते ही रहते हैं। तो काजू अगर काजू किसके कौन फेमस है काजू के लिए? गोवा। तो गोवा में काजू अगर इंट्रोड्यूस किया था वो भी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के अंडर ही हुआ था, ठीक है। तो अल्फोंसो मैंगो और काजू ये दोनों चीजें गोवा में इंट्रोड्यूस हुई अंडर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक टेक्नोलॉजी आई थी, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? प्रिंटिंग एंड बुक बाइंडिंग टेक्निक। क्योंकि हुआ क्या था, यही अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है उनके अंडर एग्रेसिव क्रिश्चियनिटी पॉलिसी शुरू हुई थी। इंडिया में ब्रिटिश राज कर पाए थे, पोर्तुगीज राज नहीं कर पाए। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था, उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुली किया था। है आपको सॉर्ड या रिलीजन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। ऑन द टिप और ऑन अ पॉइंट ऑफ अ सॉर्ड दे वर कन्वर्टिंग द इंडियन पीपल। और उसकी वजह से क्या हुआ था, वो बाइबल को बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे थे। और बाइबल को विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड वी कैन से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वो बाइबल को स्प्रेड कर रहे थे, तो उनको बुक्स की जरूरत थी। दे वांटेड दैट पीपल शुड रीड द बाइबल, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने प्रिंटिंग और बुक बाइंडिंग टेक्निक गोवा में डेवलप हुई थी एज फार एज द अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इज कंसर्न्ड। ये भी एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। एंड लास्ट क्रूशियल पॉइंट जो हमें अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में याद रखना है, he is the first person in India, he is the first European in India to introduce European coin। यूपीएससी पूछेगी ही पूछेगी, ठीक है। अगर इंडिया में पहला यूरोपियन कौन है, यूरोपियन कॉइन्स इशू करने वाला? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है। अपने रूल के अंडर उसने पोर्तुगल के सिल्वर, ब्रॉन्ज एज वेल एज गोल्ड कॉइन इशू किए थे, जिसपे ऊपर पोर्तुगल मोनार्क का एम्बॉसिंग था, इमेज थी। तो ये भी क्रूशियल पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज है, तो कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एक दूसरे के कंटेम्परेरी है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ये क्रूशियल क्वेश्चन है, आजकल यूपीएससी ज्यादा पूछती रहती है। तो जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है उनके कंटेम्परेरीज के बारे में पूछा जाएगा आपको। तो हमें पहले याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, उनका नाम है कृष्णदेवराय है। कृष्णदेवराय और अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ये दोनों कंटेम्परेरी थे। जब गोवा में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे, उसी टाइम कृष्णदेवराय जो विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर है वो इंडिया में रूल कर रहे थे। फिर वही उसी टाइम में कर्नाटक में आदिल शाही नाम की एक डायनेस्टी थी। उस आदिल शाही डायनेस्टी के रूलर थे यूसुफ आदिल शाह, वो भी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। तो ये तीनों रूलर्स एक दूसरे के कंटेम्परेरी है। और ये तीनों रूलर्स कहां पे थे? डेक्कन में थे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गोवा में थे और ये दोनों रूलर्स आपके आंध्र और महाराष्ट्र में मिलते हैं। फिर और एक रूलर है नॉर्थ इंडिया दिल्ली में, तो यूपीएससी ये भी पूछेगी। तो उस टाइम दिल्ली में कौन था? तो सुल्तान सिकंदर लोधी। उस टाइम दिल्ली में दिल्ली सल्तनत नाम का एम्पायर था और दिल्ली सल्तनत में लोधी नाम की एक डायनेस्टी थी जो अफगान डायनेस्टी थी। और उस डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे सिकंदर लोधी, वो भी उस टाइम रूल कर रहे थे। तो ये चारों जो रूलर्स है एक दूसरे के कंटेम्परेरीज है और यूपीएससी ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगी। तो इसको मान लीजिए ये लाइक ये मोबाइल रिचार्ज है। हम जो मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, जैसे ये मोबाइल रिचार्ज है और हमारा जब रिचार्ज खत्म हो रहा है या हमें कुछ एडिशनल चाहिए तो हम टॉपअप करते हैं, तो एक टॉपअप भी है। सिकंदर लोधी जो है उनके अंदर एक रिलीजियस डेवलपमेंट हुई थी, है सिखिज्म, जो एक बहुत ही फेमस रिलीजन है, इंडिया में उसका बर्थ हुआ था। और सिखिज्म के जो फाउंडर थे उनका नाम है गुरु नानक देव है। सिखिज्म के फाउंडर है गुरु नानक देव। तो इट वाज अंडर सिकंदर लोधी दैट गुरु नानक देव फाउंडेड सिखिज्म। तो गुरु नानक देव और सिकंदर लोधी दोनों ये भी एक दूसरे के कंटेम्परेरी है। तो ऑटोमेटिकली सारे लोग ये पांचों के पांचों लोग एक दूसरे के कंटेम्परेरी है। चार
पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज और एक रिलीजियस पर्सनैलिटी। दिल्ली में सुल्तान सिकंदर लोधी, आदिल शाही डायनेस्टी इन कर्नाटका, यूसुफ आदिल शाह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाकिस्तान, महाराष्ट्र, विजयनगर एम्पायर उनके रूलर थे अपने कृष्णदेवराय, और गोवा में और वेस्ट कोस्ट पे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये सारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो एक दूसरे के कंटेम्पररी है। और गुरु नानक देव ने सुल्तान सिकंदर लोधी के अंडर सिखिज्म को फॉर्म किया था, तो वो भी कंटेम्पररी है। तो ये पांचों पर्सनैलिटीज एक दूसरे के कंटेम्पररी। तो ये सारा इंपॉर्टेंस आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का, और उसकी ये सारी अचीवमेंट्स की वजह से अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ही इज नोन एज अ रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया एंड ही इज आल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज गवर्नर। ठीक है, अब मैं आज यही पे स्टॉप करता हूँ। आई होप जस्ट लाइक द लास्ट वीडियो आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के लिए बहुत सारे लाइक्स मुझे मिले हैं, बहुत सारे सजेशंस भी आए हैं। तो मुझे आपके वैल्यूएबल सजेशन मिलते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि मैं इन एवरी वीडियो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एंड द बेस्ट so that you can crack the UPSC in a very first attempt. So thank you very much. You should enjoy your day. We will meet in the next video. Thank you.